सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीपीएससी की पाठशाला। हम लोग पिछले क्लास में बिहार के बिहार स्पेशल इम्तियाज अहमद को प्रारंभ कर चुके हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मगध साम्राज्य के उत्थान, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर बिहार और गुप्तकालीन बिहार। यानी टोटल 4 चैप्टर को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। मगध मगध साम्राज्य का उत्थान। प्रश्न संख्या 1। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है मगध को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मगध को। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है मगध को। प्रश्न संख्या 2। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गिरिब्रज या राजगिरी या राजगीर। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी गिरिब्रज, राजगीर या राजगिरी। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। इसके वास्तुकार महागोविंद थे। इसके वास्तुकार कौन थे? तो महागोविंद थे। प्रश्न संख्या 3। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो ऑप्शन है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 4। मगध जनपद का संस्थापक था। ऑप्शन है बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ऑप्शन है बिंबिसार। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है बिंबिसार था। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा। प्रश्न संख्या 6। बिंबिसार तथा अजातशत्रु किस वंश के थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हर्यक वंश। बिंबिसार तथा अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को पुनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था और बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को पुनिक कहा जाता था। प्रश्न संख्या 7। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिंबिसार के शासनकाल में। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ बिंबिसार के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 8। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कौशल देवी, चेलना और खेमा। बिंबिसार ने उपयुक्त सभी राजकुमारियों के साथ विवाह किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशला की, खेमा पंजाब की तथा चेलना बुआजी संघ की राजकुमारी थी। प्रश्न संख्या 9। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो ऑप्शन है अंग। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग को जीता। प्रश्न संख्या 10। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था, जबकि पहला शासक कौन था? तो बिंबिसार। और बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु ने 493 से 461 ईसा पूर्व तक शासन किया। प्रश्न संख्या 11।
राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध साम्राज्य के किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने। प्रश्न संख्या 12। वजिर संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। वजिर संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो अजातशत्रु। प्रश्न संख्या 13। अजातशत्रु शत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाली की। आम्रपाली वैशाली की थी। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो ऑप्शन सी, वैशाली की। प्रश्न संख्या 14। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में बार बार रथ मूसल तथा महाशिलकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिच्छवी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में पहली बार रथ मूसल तथा शिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन सी, लिच्छवी। प्रश्न संख्या 15। मगध प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रश्न संख्या 16। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा तथा उसे उदयभद्र कहा जाता था। प्रश्न संख्या 17। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो ऑप्शन ए, उदयन। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया? तो ऑप्शन है सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो ऑप्शन है उदयन। प्रश्न संख्या 18। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ऑप्शन बी, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। प्रश्न संख्या 19। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, शिशुनाग वंश की। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। प्रश्न संख्या 20। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज या राजगिरी के अंतर्गत के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो ऑप्शन डी, शिशुनाग ने। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो ऑप्शन डी, शिशुनाग ने। प्रश्न संख्या 21। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? ऑप्शन सी, कालाशोक है। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? ऑप्शन सी, कालाशोक है। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22 है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक का। 23। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? तो वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी किसने की थी? साब कबीर ने। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो साब कबीर ने। प्रश्न संख्या 25। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन है महापदम नंद। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक है प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदीन को बताया गया है। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक किससे बतलाया गया है? महानंदीन को बतलाया गया है।
प्रश्न संख्या 26। मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्म नंद। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। प्रश्न संख्या 27। नंद वंश का अंतिम शासक था कौन था? तो धनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। प्रश्न संख्या 28। बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन बी, अजातशत्रु। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन बी, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। कब हुआ था? 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। और किसने किया था? तो महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने। प्रश्न संख्या 31। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था किसने? तो महापद्म नंद ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय सर्वप्रथम किसने किया था? तो महापद्म नंद ने। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, धनानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ऑप्शन बी, धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो धनानंद। 33। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयन। 34। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैशाली के ब्रिजियो यानी बज्जियो। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो ऑप्शन सी, वैशाली के वज्जियों के लिए। देखते हैं अगले टॉपिक को, मौर्य साम्राज्य। प्रश्न संख्या 1। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 2। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रश्न संख्या 3। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो ऑप्शन ए, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त। चाणक्य या विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? तो ऑप्शन ए, चाणक्य या विष्णुगुप्त। 4। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 320 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं 319 भी देता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई 320 ईसा पूर्व में। 5। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र में आया था? तो ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, जिसमें बिहार के विवरण मिलता है। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था? तो ऑप्शन बी, 315 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था तो 315 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 7। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? तो ऑप्शन बी, सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो सेल्यूकस था। प्रश्न संख्या 8। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? तो ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? तो ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 9।
चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। प्रश्न संख्या 10। किसने मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा कहा जाता है? किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ऑप्शन बी यूनानियों। यूनानियों से यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। इंडिया इंडिका किसकी है? तो मेगास्थनीज की। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। प्रश्न संख्या 12। नंद वंश के पश्चात मगध मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ऑप्शन है मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ऑप्शन है मौर्य वंश ने। प्रश्न संख्या 13। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। प्रश्न संख्या 14। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के लेखक हैं? ऑप्शन बी कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। प्रश्न संख्या 15। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ऑप्शन सी मेगास्थनीज के। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था के विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो ऑप्शन सी मेगास्थनीज। 16। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? ऑप्शन डी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना बिंदुसार। प्रश्न संख्या 17। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलव पिंगलवत्स आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो ऑप्शन बी बिंदुसार के दरबार में। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो ऑप्शन बी बिंदुसार। पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। प्रश्न संख्या 18। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन सी शिलालेख 13 में। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन सी शिलालेख 13 में। प्रश्न संख्या 19। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन सी कनिष्क के। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के। कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मोगलीपुत्र तीर्थ के। तृतीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोगलीपुत्र तीर्थ। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। 22। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईस्वी में। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था 251 ईस्वी में। 23। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो अशोक ने। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? अशोक ने। 24। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की? ऑप्शन है कलिंग। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की? तो ऑप्शन है कलिंग कलिंग युद्ध। प्रश्न संख्या 25। अशोक का धर्म है अशोक का धर्म था एक नैतिक आचार संहिता। अशोक का धर्म था एक नैतिक आचार संहिता। प्रश्न संख्या 26। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र में स्थित था। प्रश्न संख्या 27। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? ऑप्शन सी बोध गया की। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? तो ऑप्शन सी बोध गया की। प्रश्न संख्या 28। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो ऑप्शन बी 10वें वर्ष में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की? तो ऑप्शन बी 10वें वर्ष में। प्रश्न संख्या 29। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन सी चंपारण से।
अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन सी चंपारण से। प्रश्न संख्या 30, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। ऑप्शन सी रुमिनदेई। रुमिनदेई। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो ऑप्शन सी रुमिनदेई। और तो अशोक के स्तंभ कौन कौन से हैं? लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगंज तथा रामपुरा जो है अशोक के स्तंभ लेख है। बल्कि लेकिन रुमिनदेई नहीं है। प्रश्न संख्या 31, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। प्रश्न संख्या 32, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना था तो लकड़ी का। प्रश्न संख्या सी, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्त बना था तो लकड़ी का। प्रश्न संख्या 33, चंद्रगुप्त मौर्य का राज प्रसाद स्थित था। ऑप्शन ए कुम्हार पटना में। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। ऑप्शन ए कुम्हार पटना में। कुम्हार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। कुम्हार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। 34, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो दूसरा और न एक बेतना कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एरियन। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सुसा और न एक बेतना कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी एरियन ने। प्रश्न संख्या 35, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? यह देवों द्वारा निर्मित है, किसने कहा था? तो ऑप्शन बी हयान ने। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा था कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है, किसने कहा था? तो हयान ने। प्रश्न संख्या 36, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? तो ऑप्शन सी अशोक ने। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? तो ऑप्शन सी अशोक ने। ये 4 गुफा थे: सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। 37, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो दशरथ ने। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था, तो ऑप्शन डी दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। 38, मौर्यकालीन चामरगराहिनी यक्षी प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए दीदारगंज पटना में। मौर्यकालीन चामरगराहिनी यक्षी प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन है दीदारगंज पटना में। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। प्रश्न संख्या 39, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन बी लोहानीपुर पटना। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन बी लोहानीपुर पटना। प्रश्न संख्या 40, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है, किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने। किस पुस्तक में? तो इंडिका में। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने। और किस पुस्तक में? तो इंडिका में। प्रश्न संख्या 41, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने। 42, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। 43, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने
डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी या टॉलमी द्वितीय ने डियानिसिस डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो ऑप्शन बी, बिंदुसार ने। बिंदुसार के शासनकाल में। 44, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाली प्रोथम यानी पाटलिपुत्र के उपनाम धारण किया? तो ऑप्शन बी, स्ट्रेबो। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाली प्रोथम या पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया? तो ऑप्शन बी, स्ट्रेबो। 45, यूनानी दूत डिमोल डिमोल्किस यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो ऑप्शन बी, बिंदुसार। यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो ऑप्शन बी, बिंदुसार। 46, केवलो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन डी, भाब्रू स्तूप। केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो ऑप्शन बी, भाब्रू स्तूप। 47, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ऑप्शन ए, आजीवकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ऑप्शन ए, आजीवकों ने। 48, अशोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। 49, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी, मेगास्थनीज का। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी, मेगास्थनीज का। 50, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यह केंद्रीयकृत थी, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। उपयुक्त सभी जो है सही है। 51, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 12, सॉरी, प्रश्न संख्या 52, देवनाम पीए के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो ऑप्शन बी, कालाशोक ने। देवनाम पीए के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो ऑप्शन बी, अशोक ने। 53, धम्म महामाद के कार्य क्या थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय। तो उपयुक्त सभी। 54, मौर्यकालीन प्रशासन प्रशासन में राज्यों के कार्य थे? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन तथा राजस्व का विभाग। मौर्यकालीन प्रशासन में राज्यों के उपयुक्त सभी कार्य थे। 55, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? कौटिल्य, पाणिनि तथा उपवर्ष। उपयुक्त सभी का नाम आता है। मौर्यकालीन विद्वानों में कौटिल्य, पाणिनि तथा उपवर्ष का नाम आता है। 56, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है? ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र स्थित राजप्रासाद के अवशेष। ऑप्शन बी, दीदारगंज की यक्षी। ऑप्शन सी, बराबर की गुफाएं। ऑप्शन डी, राजगीर में स्वर्ण भंडार गुफा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4 जो है इसका उदाहरण नहीं है। 57, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से तथा द्वादश शिलालेख से। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभलेख से, 7वें शिलालेख से, द्वादश द्वादश शिलालेख से। तो उपयुक्त सभी से। 58, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो ऑप्शन सी, 9वें शिलालेख में। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो ऑप्शन सी, 9वें शिलालेख में। 49,
मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण सही शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी आर्थिक संकट। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी आर्थिक संकट। अब देखते हैं मौर्योत्तर बिहार। मौर्योत्तर बिहार। प्रश्न संख्या 1। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ऑप्शन बी शुंग वंश का। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ऑप्शन बी शुंग वंश का। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा था। प्रश्न संख्या 30 है। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित है कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग ने। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। 4। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल के समय हुआ? तो ऑप्शन डी शुंग वंश के। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ था? तो ऑप्शन डी शुंग वंश के। 5। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 185 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था कब? 185 ईसा पूर्व में। 6। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग ने। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग ने। 7। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ऑप्शन सी कारणव वंश। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो कारणव वंश। कारणव वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। कारणव वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व रहा। कारणव वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव। वंश का संस्थापक कौन था? तो वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कारणव वंश की नींव डाली। 9। प्रश्न संख्या 9। कान्हा वंश की सत्ता समाप्त की किसने? तो आंध्र सातवाहनों ने। कान्हा वंश की सत्ता किसने समाप्त की? तो आंध्र सातवाहनों ने। 10। कान्हा वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो ऑप्शन बी मित्र वंश के। कान्हा वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो ऑप्शन बी मित्र वंश के। 11। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन सी बोधगया से। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन सी बोधगया के। 12। कनिष्क ने पाटलिपुत्र में किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया? तो ऑप्शन डी अशोघोष। कनिष्क ने पाटलिपुत्र में किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो ऑप्शन डी अशोघोष को। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हर्जाने के रूप में वह यहाँ से अशोघोष बुद्ध का पितृपक्ष तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। 13। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? तो ऑप्शन सी हर्यक, उसके बाद से शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कौरव। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और फिर कौरव वंश। 14। शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। 15। कान्हा वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो अभी पाटलिपुत्र में थी। शुंग वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र में थी और कान्हा वंश की भी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। 16।
कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। 17 कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था। तो ऑप्शन है अंग एवं मगध है। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था। तो ऑप्शन है अंग एवं मगध। उपहारों में जिन की प्रतिमा तथा पद्म पद चिन्ह शामिल थे। 18 कुशासन साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। ऑप्शन बी लिच्छवियों का। कुशासन साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। ऑप्शन बी लिच्छवियों का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडो का निमंत्रण हो गया था। 19 गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग के। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। 20 सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था। तो ऑप्शन बी कनिष्क। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था। तो ऑप्शन बी कनिष्क। देखते हैं अब लास्ट चैप्टर गुप्तकालीन बिहार। गुप्तकालीन बिहार। एक चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। तो ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। दो चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का श्रेय का वर्ष है 320 ईसा पूर्व। 320 ईस्वी। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईस्वी। 3 किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त प्रथम है चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईसा पूर्व में ईसा ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त का गुप्त संवत का भी प्रचलन किया। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त संवत का भी प्रचलन किया। 5 किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा। तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है। तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने। 6 बिहार में गुप्त शक्तियों के संगठन का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को। 7 गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। तो ऑप्शन है पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। 8 किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्धमान ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। तो ऑप्शन सी समुद्रगुप्त ने। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्धमान ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। तो ऑप्शन सी गया समुद्रगुप्त ने। 9 नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है गुप्त। 10 नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त। 10 बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी गुप्त काल में। बोध गया में के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई गुप्त काल में। 12 चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा। तो ऑप्शन सी 3 साल तक। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा। तो 3 साल तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। 13 आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। तो ऑप्शन डी पाटलिपुत्र से। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। तो पाटलिपुत्र से। 12 गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी। ऑप्शन डी शाहबाद। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन डी शाहबाद। 15 बिहार में 7.5 फीट ऊंची
बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी सुल्तानगंज से। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन बी सुल्तानगंज से। 16 राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है। यह किस काल के हैं? तो ऑप्शन सी गुप्त काल के हैं। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है। यह किस काल के हैं? तो ऑप्शन सी गुप्त काल के हैं। 17 राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ हुआ माना जाता है? तो ऑप्शन बी गुप्त काल में। राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो ऑप्शन बी गुप्त काल में। 18 तिरभुक्ति या आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था कौन था? तो ऑप्शन ए गोविंद गुप्त। तिरभुक्ति या आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। ऑप्शन है गोविंदपुर। तिरभुक्ति जो आधुनिक जिसका नाम अब आधुनिक दरभंगा हो गया का राज्यपाल गोविंद गुप्त था। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। 19 बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था नालंदा। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र नालंदा था। 20 नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। 21 नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान भारत आया था? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 22 किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नकल थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त मुफ्त भोजन तथा दवाई दी जाती थी। तो किसने कहा था? तो ऑप्शन सी फाहियान ने। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाई दी जाती थी। तो फाहियान ने। 23 गुप्त संवत का आरंभ होता है। ऑप्शन सी 320 ईस्वी में। गुप्त संवत का आरंभ होता है 320 ईस्वी में। 24 निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। पच्चीस सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 26 प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो ऑप्शन बी हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन थे। 27 किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। 28 प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। 29 गुप्त सम्राट गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? एक हुनों का आक्रमण, दो प्रशासन का सामंती स्वरूप, तीन कमजोर शासक, चार आर्थिक संकट। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण हुनों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप, कमजोर शासक कारण थे। आर्थिक संकट इसके कारण नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 एवं 3। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो ऑप्शन डी नरसिंह गुप्त। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो ऑप्शन डी नरसिंह गुप्त। देखते हैं आज के अगले प्रश्न को। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे। ऑप्शन ए वराहमिहिर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी पाणिनि। इसका सही आंसर हो जाएगा वराहमिहिर
आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जो थे, गुप्त काल में ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे, कौन थे? तो बराहमिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त थे। पाणिनि इसके विद्वान नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 3। गुप्त काल विज्ञान ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे कौन कौन? तो बराहमिर, आर्यभट्ट तथा ब्रह्मगुप्त है। आज का सेक्शन यही पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।